नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपसे मिस ना हो। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं और किसान की समस्याओं के बारे में जानता हूं। इसलिए मैं इस संबंध में जो भी कहूंगा वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहूंगा। देश की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसमें से 80% लघु किसानों की है। मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं जो लघु किसानों की श्रेणी से कुछ ऊपर हैं। देश के अंदर खेती की जितनी भी जमीनें हैं वे इन 80% लघु किसानों के हाथों में हैं। अभी कुछ समय पहले ही इस सदन में आबादी के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि आज गांवों में देश की लगभग 70% आबादी रह रही है। यह आबादी केवल खेती के ऊपर निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये किसान कभी बाढ़ की समस्या से जूझते हैं तो कभी सूखे की समस्या से जूझते हैं। इन दोनों कारणों से उनकी पूंजी बर्बाद होती रहती है और वे ऋण के बोझ तले दब जाते हैं। अगर सरकार सचमुच किसानों का भला करना चाहती है तो इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सरकार किसानों की इन दोनों समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे। सरकार को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि खेती से बाढ़ के पानी की निकासी हो सके। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब बनाकर बाढ़ के पानी को जमा किया जा सकता है ताकि सूखे की स्थिति में वही पानी खेत की प्यास बुझाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करे। यदि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास में रुचि रखती है तो देश के किसानों की समस्याओं को सुलझाना ही होगा। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, परंतु आज तक उनकी स्थिति सबसे बदतर बनी हुई है। मैं कृषि मंत्री जी का इस बात के लिए ऋणी हूं कि उन्होंने किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं कि उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सदन में बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। इस चर्चा में कई अच्छे सुझाव भी निकल कर आए हैं। कुछ सदस्यों द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी जानकारी भी दी गई है। कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी हैं। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश में किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दलालों को यह बताना होगा कि गरीब किसानों को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। देश की करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार बार उठाना चाहिए। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं।
उचित समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर लें तो खाद के लिए जूझना पड़ता है, और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा जिले में यही देखने को मिला। वहां के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जब धान की फसल तैयार हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उचित समय पर कीटनाशक दवाएं उपलब्ध नहीं हो सके। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे दवा वितरण के लिए एक समग्र योजना तैयार करें। अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु कुछ वर्ष पहले तक हमारी कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी और हम अपने देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते थे। हमें विदेशों से अनाज खरीदने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हमारी जनसंख्या का 70 से 75% भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि हमारे देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कृषि के विकास के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। महोदय, आज हम इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो सके, परंतु यदि हम अधिक अन्न उपजाकर अन्य देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ जाते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में हम सीमित मात्रा में अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं, जो निश्चय ही संतोषजनक है। भारत को चाय और मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त है। हम चावल, गन्ना, जूट और तेल के बीज के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। यदि हमने कुछ बेहतर प्रयास किए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद आदि उपलब्ध करा सके तो निश्चय ही हम अनाज का एक बड़ा निर्यातक बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा एक मसला यह है कि प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। पिछले साल सदन में फसल बीमा का एक प्रस्ताव लाया गया था, जो कई वर्षों से लंबित था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भी कृषि मंत्रालय उसे बिल बनाकर पेश करने में कई वर्ष लगा दिए। इस बीच किसानों की फसलें कई बार नष्ट हो चुकी हैं, परंतु योजना को सही दिशा नहीं मिल पाई है। राज्य सरकारों की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं वे इस योजना की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि उनका खर्चा भी केंद्र सरकार वहन करे। मुझे लगता है कि यह सरासर गलत है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई बीच का रास्ता निकाले और इस योजना को शीघ्र लागू करे। योजना पर खर्चे का जो प्रश्न है वह ऐसा नहीं है कि उसका कोई हल नहीं निकल सके। इस संबंध में राज्य सरकारों का तर्क है कि बीमा केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए लाभ हानि की जिम्मेदारी से वे अपने को अलग नहीं कर सकती हैं। आजादी के बाद केंद्र सरकार ने कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु कई प्रमुख नदियों पर नहरों और बांधों का निर्माण कराया गया। जहां नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसानों को नलकूप और पंप सेट प्रदान किए गए। कृषि में बेहतर बीज, उर्वरक और नई तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया गया। इन सब के बावजूद राज्यों का यह रोना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
पिछले कुछ समय से अनाज के भंडारण के क्षेत्र में घटी घटनाओं से पता चलता है कि राज्य सरकारें भंडारण इकाइयों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकी हैं। आज जहां विश्व का प्रत्येक देश खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं हम इतनी लापरवाही से काम ले रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि पिछले कुछ सालों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अनाज के गोदामों की व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इससे पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से अनाज के भंडारण की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की उपज को बढ़ाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। राज्य की सरकारों की तरफ से इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे काफी नहीं हैं। आज किसानों को ना तो उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है और ना ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा मिल रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि देने की घोषणा की है, वह एक अच्छी पहल है। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मुझे लगता है कि प्रत्येक तिमाही 2000 रुपए की मदद उनके लिए नाकाफी सिद्ध होंगे। यदि यह सहायता राशि 2000 रुपए प्रति माह तक दी जा सके तो उत्तम होगा। हो सकता है कि सरकार की मंशा इस दिशा में आगे बढ़ने की हो, परंतु आज जो स्थिति है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। यह डिक्टेशन दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का मैटर है, तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मैटर किसानों के ऊपर है, तो करंट मैटर भी है एक तरीके से, तो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जरूर प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।